हेलो स्टूडेंट, आज एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। फाइबर क्रॉप के अंतर्गत कॉटन, जो कि खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे कॉटन गॉसिपियम स्पीसीज के बारे में बात करनी है आज। तो देखते हैं क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम, गॉसिपियम स्पीसीज। इसके अंतर्गत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ओल्ड कॉटन है यानी ओल्ड वर्ड कॉटन, दूसरी है न्यू वर्ड कॉटन यानी ओल्ड वर्ड कॉटन। आपकी जो है पुराने विश्व की कपास है, जिसे देसी कपास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है न्यू वर्ड कॉटन, जिसे अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो ये ओल्ड वर्ड कॉटन है, ये जो स्पीसीज होगी वो डिप्लॉयड होती है। इसके अंतर्गत दो स्पीसीज होती है। कौन कौन सी होती है? गॉसिपियम अर्बेरियम, दूसरी है गॉसिपियम हर्बेरियम। फिर उसके बाद न्यू वर्ड कॉटन के अंतर्गत इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है टेट्राप्लाइड होती है, 2n बराबर 52 होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? गॉसिपियम हिरसुटम और गोपिसियम बारबेंडस। थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि किस स्पीसीज के बारे में हम अधिकतर पढ़ेंगे और कौन सी स्पीसीज अधिकतर कल्टीवेशन किया जाता है ज़्यादा। तो गॉसिपियम हिरसुटम जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, अमेरिकन कपास है। भारत में लगभग 36% इसका कल्टीवेशन किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे इसे क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है कॉटन को, और इसे बैकबोन भी कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और जीडीपी में 7% योगदान है। कृषि के अंतर्गत कॉटन जो है आपकी फाइबर क्रॉप के अंतर्गत आपका जो कपास आता है, इसका कितना योगदान है जीडीपी में? 7% योगदान है। इसके द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिलता है? तो 60 मिलियन लोगों को इंडिया में रोजगार मिलता है। और 45% विश्व में, कहने का मतलब ये है कि 45% लोग जो है फाइबर नेट्स होती है वर्ड की है, वर्ड में 45% लोगों की ज़रूरत होती है, किस रूप में? मेड फॉर्म में। और 10% वर्ड के लोग इसको एडिबल रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? एडिबल के रूप में, एडिबल ऑयल के रूप में, यानी खाद्य तेल के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो है प्राथमिक रूप से उगाई जाती है। किस लिए उगाई जाती है? लिंड के लिए उगाई जाती है। और इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग मेडिकल के लिए है, सर्जिकल पर्पज के लिए होता है। और पिल्लो, कहने का मतलब रेशे का जो प्रयोग है किस किस रूप में किया जाता है? तो रजाई, तकिया और मेडिकल लाइन में सर्जरी जितना भी है सब में लगभग लगभग लिंट का प्रयोग किया ही जाता है। और उसके अलावा किसमें किया जाता है? हाई ग्रेड पेपर में प्रयोग किया जाता है, रेयान में किया जाता है, और फिल्म स्क्रोलाइज में भी किया जाता है। ठीक है। और इसके स्टाल्क से फ्यूल भी बनाया जाता है, ईंधन भी बनाया जाता है। और इसके सीड को क्रश करके एडिबल ऑयल निकाला जाता है। और इसके केक्स से क्या बनाया जाता है? कैटल फीड बनाया जाता है, अच्छा पशु आहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पशुओं का आहार। इसकी जो खली होती है, कॉटन के बीज की जो खली होती है, उससे जो तेल निकालने के बाद जो बचता है, जो खली होती है, उससे क्या बनाया जाता है? पशुओं का आहार भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की जाती है। यानी कॉटन इज कल्टिवेटेड इन 9 स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत के 9 मुख्य राज्यों में इसकी कल्टीवेशन अच्छे से होती है। जहाँ पर कि कहने का मतलब ये कह लीजिए कि उपज जो है अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। उन 9 राज्यों में प्रमुखता इनकी खेती बढ़िया से होती है, अच्छे से होती है। तो एरिया वाइज क्लासिफाइड किया गया है। तो नार्थन में, यानी कि उत्तर वाले, यानी जो उत्तर का भाग है, नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान हो गया, वेस्ट यूपी हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी कॉटन की खेती होती है। अच्छा, कौन सी स्पीसीज होती है? हिरसुटम भी होती है और आर्बोरियम भी होती है। सेंट्रल में, यानी मध्य क्षेत्र में महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है,
साउथ राजस्थान है। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं? अर्बेरियम हो गई, अर्बोरियम हो गई, हिरसुटम। यहाँ पर मध्य भारत में जो है, मध्य क्षेत्र में अर्बोरियम, हर्बेरियम, हिरसुटम ये सभी उगाई जाती हैं। उसके बाद साउथ में देख लेते हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। यहाँ पर भी 3 प्रकार की स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। हिरसुटम हो गई, अर्बोरियम हो गई और हर्बेरियम हो गई। ये दोनों का जो अर्बेरियम है, हर्बेरियम अर्बोसियम सॉरी अर्बेरियम और हर्बेसियम ये दोनों देसी के अंतर्गत आते हैं, और हिरसुटम आपकी जो है अमेरिकन कपास के अंतर्गत आती है। ये दोनों ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है और ये आपकी जो है न्यू वर्ल्ड कॉटन के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद कुछ इनके उत्पत्ति स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपके ओल्ड कॉटन कपास है, ये साउथर्न इथोपिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? साउथर्न इथोपिया से। जो आपकी ओल्ड कॉटन है, जो पुराने विश्व की कपास है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? साउथर्न इथोपिया माना जाता है। जिसके अंतर्गत 2 आती हैं, अर्बेरियम आता है और हर्बेसियम आता है। ये 2 आती है, जिसे कार्ड देसी कॉटन जो कि बता चुके हैं, इसे देसी कॉटन यानी देसी कपास भी कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? न्यू वर्ल्ड कॉटन के अंतर्गत आपका बारबेंडस और हिरसुटम है। बारबेंडस का जो यानी कहने मतलब उत्पत्ति स्थल है वो इजिप्ट है, और हिरसुटम का अमेरिकन है। इसको न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है इनको। इसके बाद बात करते हैं हम प्लांट के बारे में, कुछ जानेंगे। रूट इनकी कैसी होती है? टैप रूट होती है। कैसी? इनका टैप रूट सिस्टम होता है। और ग्रोथ मोर देन 1.6 मीटर। कहने का तात्पर्य है इनके जो ग्रोथ होती है वो जो है 1.6 मीटर से भी अधिक होती है। सूट एंड ब्रांचेज, इसमें सूट 2 प्रकार की होती हैं। एक मोनोपोडियम होती है, एक सिम्पोडिया होती है। अच्छा, मोनोपोडियल क्या होती है, सिम्पोडिया क्या होती है? तो मोनोपोडियल होती है वो वानस्पतिक शाखाएं होती हैं, और जो सिम्पोडिया होती है वो प्रजनन शाखाएं होती हैं। ठीक है, जो आपकी मोनोपोडियम होती हैं वो वानस्पतिक शाखाएं होती हैं, और सिम्पोडिया ये आपकी प्रजनन शाखाएं होती हैं। यानी जो सिम्पोडिया होती है उसी में जो है बॉल लगते हैं, यानी फ्लावरिंग होती है, उसी में फ्लावरिंग के बाद बॉल का निर्माण होता है। It is similar in all spectred अर्बोरियम ग्रोथ कंटिन्यूस इज मोनोपोडियल। यानी कहने का मतलब ये अर्बोरियम की अपेक्षा जो है मोनोपोडियल में जो है वृद्धि होती रहती है। अर्बोरियम की अपेक्षा मोनोपोडियल में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है जो उनकी वानस्पतिक शाखाएं होती है उनमें वृद्धि होती रहती है। किसकी अपेक्षा? अर्बोरियम जो स्पीसीज है उसमें जो है मोनोपोडियल शाखाओं में जो है ग्रोथ होता रहता है। लीफ कैसी होती है? स्पेरली अरेंज ऑन द मेन स्टेम। यानी कि जो मेन स्टेम होती है उसमें किस टाइप की होती है? स्पाइरली टाइप का अरेंजमेंट होता है। फ्रूटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? फ्लावर बड जो पुष्पकलिका स्क्वायर टाइप का होता है। कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का होता है। और आफ्टर फ्लावरिंग क्या होता है? फ्रूट क्या कहलाता है? यानी फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूट बनता है वो क्या कहलाता है? आपका बॉल कहलाता है। BOLL बॉल क्या कहलाता है? बॉल कहलाता है, जिसे आप फ्रूट टाइप भी कह सकते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है? बॉल होता है। तो ये कब होता है? यानी आफ्टर फ्लावरिंग। फ्रूट कार्ड क्या कहलाता है? यानी फल क्या कहलाएगा? बॉल कहलाएगा। फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं हम। जर्मिनेशन फेज क्या होता है? 4 से 7 दिन में इसका जर्मिनेशन होता है। जो आप बोते हैं, सीड डालते हैं खेत में, तो उसका जो जर्मिनेशन टाइम होता है 4 से 7 दिन का समय लगता है। और इसमें जो है अर्ली वेजिटेटिव फेज होते हैं। कहने का मतलब एक तरह से वैरायटी और वहाँ की लोकेशन मैनेजमेंट, कहने मतलब वहाँ की सॉइल कैसी है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन सब पर डिपेंड करता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उनका जो वनस्पतिक वृद्धि होती है। ठीक है ना, लगभग 35 से 70 दिन में डिपेंड होता है किस पर? वैरायटी पर और लोकेशन पर और मैनेजमेंट पर, प्रबंधन पर। इस पर डिपेंड होता है कि ग्रोथ किस फेज में हो रहा है, कहने का मतलब किस रफ्तार से उसका ग्रोथ होगा, वो डिपेंड करता है वैरायटी पर, लोकेशन पर और मैनेजमेंट पर। फ्लावरिंग की बात करते हैं। फ्लावरिंग जो है 60 से 80 दिन तक चलता रहता है। जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फार्मेशन होता है बड का या पुष्प का, वो कितने दिन में हो जाता है? 20 से 25 दिन में हो जाता है।
लेकिन और जो कंटिन्यूसली चलता रहता है और पुष्पों का निर्माण लगभग 80-90 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद बॉल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, यानी जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, फ्लावरिंग के बाद क्या फल बनता है, फल ही क्या कहलाता है, बॉल कहलाता है। तो 15 से 18 दिन में जो है 90% साइज गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी कि 15 से 18 दिन में जो है बॉल 90% यानी पूर्ण हो जाता है। फिर 25 दिनों में मेच्योर हो जाता है, उसका साइज जो है मेच्योर हो जाता है। कॉटन फाइबर डेवलप्ड फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल दी सीड कोट, कहने मतलब जो उसका बीज का कवच होता है काटन का, ठीक है ना, वो जो है कॉटन फाइबर डेवलप फ्रॉम दी आउटर मोस्ट, यानी कि जो बाहरी सेल्स होती है वो क्या कहलाती है, जिसमें यानी जो बॉल होता है, बॉल के अंदर जो है आपका फाइबर होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर होता है, और डेवलप्ड होता है उसके जो ऊपरी वाली सेल होती है वही कॉटन और सीड कोट होता है। कॉटन फाइबर डेवलप होता है सेल ऑफ दी सीड कोट से। फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे क्लाइमेट होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। तो क्लाइमेट के लिए जो है इसमें लेस देन कितना होना चाहिए, 15 सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21-22 सेल्सियस इज बेटर माना जाता है। फ्रूटिंग के लिए जो है 27 से 23 सेल्सियस, फ्रूटिंग के लिए यानी फल बनने के लिए उसके 27 से 23 सेल्सियस अच्छा होता है। और इसके लिए हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, भारी वर्षा, अच्छी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कहने मतलब ज़्यादा वर्षा, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए ओपन सनी वेदर इज़ बेटर होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉइल के बारे में। सभी जानते हैं कि कपास जो है सबसे अच्छी किस्म में पैदावार होती है तो ब्लैक सॉइल में होती है, किस्में होती है ब्लैक सॉइल में। और उसके लिए इसके अलावा यानी कि काली मिट्टी के अलावा सैंडी में भी इसकी कल्टीवेशन किया जाता है और सैंडी लोम में भी कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्शन, सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो आप कॉटन अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेटर आपकी ब्लैक सॉइल होती है। लेस देन 60 सेंटीमीटर से यानी मतलब जो उसकी जो डेप्थ गहराई से जुताई करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन द रेनफॉल हैवी, भारी वर्षा की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर एंड प्रॉब्लम द कैल सॉइल, यानी जो आपकी क्ले सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ वैरायटीज़ हैं, वैरायटियों के बारे में देखेंगे। वैरायटीज देसी काटन, देसी काटन के अंतर्गत कौन कौन सी किस्में हैं। देसी काटन के अंतर्गत हैं लोहित है जो सूखा सहनशील है, क्या है, सूखा सहनशील है। दिग्विजय है, प्रताप कृषि 1 है, गिरनार है, G27 है, RG8 है, राज HD9 है। कुछ अमेरिकन काटन किस्में हैं जैसे बीकानेरी नरमा, गंगानगर, सुजात, नवीन, RS89, RS2013, RST 875, RST9। फिर आगे बात करते हैं संकर किस्मों के बारे में। कौन सी किस्में संकर किस्में हैं, संकर किस्मों के बारे में कौन कौन सी हैं। संकर किस्मों के अंतर्गत आपकी H4 है, कौन सी है, H4 है, H6 है, GJ22 है, वारा लक्ष्मी हो गई, मोर विकास हो गया, सूर्य सविता हो गई, MCU5 हो गई, धन लक्ष्मी हो गई। ये आपकी संकर किस्में आती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात ये करते हैं कि इसमें जो H4 है ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जिसको डेवलप यानी इन वर्ल्ड की है। कहाँ की है, इन वर्ल्ड की है। जो H4 है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन वर्ल्ड, ठीक है ना, विश्व की जो है प्रथम हाइब्रिड किस्म है। इसको डेवलप करने वाले CT पटेल हैं। कहाँ पर डेवलप किए थे, गुजरात में किए थे। कब किए थे, 1970 में किए थे। थोड़ी सी बात इसी जगह पर बात कर लेते हैं हम BT कपास के बारे में। अच्छा, BT कपास क्या होता है, BT कपास की किस्में क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। BT कपास, जैसे BT का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थ्रुंगिसजिनस, ठीक है, एक तरह का ये बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो BT कपास क्या है, BT कपास जो प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित हाइब्रिड होता है, ठीक है, जिसकी जो लटें होती हैं जो लटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, जो लटों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ किस्में हैं, जैसे आपको हो गई
बीटी कपास के अंतर्गत अंकुर है, MECH4 है, RCH 138 है, MECH 162 है, बालगार्ड 2 है। ठीक है, इतनी किस्में आपकी बीटी कपास के अंतर्गत आती हैं। इसी से जुड़ा एक रिलेटेड टर्म है रिफ्यूजिया। कौन सा है? रिफ्यूजिया। कौन सा टर्म है? रिफ्यूजिया है। रिफ्यूजिया क्या कहलाता है? रिफ्यूजिया वो कहलाता है जैसे बीटी कपास के खेत के चारों ओर बीटी कपास के जहाँ पर कल्टीवेशन किया जा रहा है उसके चारों ओर अगर आप 20% नॉन बीटी कपास उगा रहे हैं तो वो रिफ्यूजिया कहलाता है। बीटी कपास का भारत के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल में इसकी कल्टीवेशन होता है? तो 12.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसका कल्टीवेशन होता है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 96%। कितने परसेंट? 96%। फिर आगे बात करते हैं इसमें सीजन, किस सीजन में इसको लगाया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है। तो नॉर्थ जोन में फर्स्ट वीक ऑफ मई के प्रथम सप्ताह से फॉर द न्यू वैरायटी थर्ड वीक टू 1 जून तक। फिर सेंट्रल जोन में थर्ड वीक ऑफ जून टू 1 जून यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि तीसरे सप्ताह, जून का तीसरा सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। इरिगेटेड में स्टार्टेड फ्रॉम मार्च, अगर इरिगेटेड क्षेत्र है तो वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं मई में स्टार्ट करते हैं, कब तक? मार्च तक। साउथर्न जोन में यानी दक्षिण भारत में जून में कल्टीवेशन करते हैं, यानी जून में बुआई करते हैं। कहाँ? कर्नाटका में जून जुलाई, आंध्र प्रदेश में रेड सॉइल में, और तमिलनाडु में अगस्त में। तो एरिया वाइज बताया गया इसमें। फिर उसके आगे बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन के अंतर्गत फिर बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। फिर बात करते हैं क्या का? वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन के बारे में। खरपतवार प्रबंधन जैसे कि जानते हैं हार्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, हार्बिसाइड एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन यानी कि बुआई के पूर्व, जैसे फ्लोक्लोरीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पेंडिमथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करते हैं। और जैसे हो गया एलाक्लोर हो गया 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो निराई गुड़ाई कर सकते हैं 30 से 45 दिनों में, हैंड यानी हाथों के द्वारा जो हैंड वीडिंग एंड 30 से 45 दिनों में। क्लियर? खरपतवार के लिए क्या करेंगे? हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे। हर्बिसाइड में कौन कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे? फ्लोक्लोरीन हो गया, पेंडिमथलिन हो गया, एलाक्लोर हो गया, और आपका डायूरोन हो गया, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कब किए जाते हैं? या तो अंकुरण के पूर्व या तो बुआई के पूर्व। ठीक है, मात्रा क्या होती है? लगभग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। निराई गुड़ाई भी की जाती है, तो कब की जाती है? 30 से 35 यानी महीने भर बाद ही इसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का प्रबंधन किया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीड रेट के बारे में। किसके बारे में? सीड रेट के बारे में बात करते हैं। सीड रेट के बारे में तो आपकी जो देसी कपास होती है, देसी कपास में 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, और अमेरिकन कपास में 18 से 20 किलोग्राम प्रयोग, यानी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। अगर संकर कपास है, हाइब्रिड कपास है, हाइब्रिड काटन है, 203 किलोग्राम। कितना? 203 किलोग्राम। अगर बीटी कपास है तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ये बीज दर होती है। फिर आगे